नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NS सरकारी नौकरी में। दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इंटर लेवल पर एक नई वैकेंसी आ गई है। आप लोग बहुत सारे छात्र इसका इंटर लेवल के वैकेंसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और वो इंतजार आपका अब ख़त्म हो गया है। इसमें बहुत सारे बदलाव भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी है। आपको इस नोटिफिकेशन को पूरा ध्यान से देखना है, समझना है और चैनल पर नए हैं तो हम चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी सपोर्ट जरूर करना है। यहाँ पर आप लोग जो है तारीख देख सकते हैं कि ये तारीख कितना है, तो 14/6/2023 का तारीख है। अब यहाँ पर जो है ये भी देख लीजिए कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि भी देख सकते हैं कि 15/5/2023 है, यानी कि 15 मई से आपका जो है आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं कहाँ हम, तो ये सब जो है आपका आरक्षण और किसको कैसे क्या है नहीं है सीट, ये सब के बारे में है। तो सीधा अभी हम मेन मुद्दा पर आपके लिए आते हैं। तो यहाँ पर जो बात कीजिएगा तो टोटल जो सीटों की संख्या है ये है आपको 235। यहाँ पर देख सकते हैं असूपाधिक अनुदेशक पद है हेतु कुल 232 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित है। चलिए अब आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये जो रिक्तियाँ हैं घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बस आपको मैं मुख्य बात बताऊंगा, आपका जरा भी टाइम पास नहीं होगा। तो यहाँ पर एक देख सकते हैं कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटर आपका होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं कहाँ, तो यहाँ पर है न्यूनतम तकनीकी योग्यता। तो तकनीकी योग्यता पर बात कीजिएगा तो ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों विभिन्न विभागों के सामने उल्लेखित न्यूनतम तकनीकी योग्यता ये धारण करना अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि इंटर का आपको जो है रहना चाहिए। अब जो है यहाँ पर आते हैं क्या कि ये क्या है, यहाँ देखिए कि बिहार अधिनियम 15/2023 मूल के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूल निवासी यानी कि जो मूल निवासी है इस राज्य के उनको ही दिया जाएगा। ठीक है, एक ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर इसको पढ़िएगा जरूर कि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। ये सब आप लोग देख लिए। अब जो है यहाँ पर देखिए ये क्या है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर सीधा जो है ये आपको डॉक्यूमेंट्स का बात कीजिएगा तो ये जाति प्रमाण पत्र, अस्थाई ये निवास जिसको कहते हैं, ये सब जो है मान्य होगा। अगर जो है आप पिछड़ा वर्ग या फिर जो है अन्य पिछड़ा वर्ग से तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं तो इसके लिए है क्या चीज़ कि यहाँ पर आपको जो बिहार राज्य के निवासी हैं तो इसमें आपको निवास तो लगेगा ही। सभी को क्रीमी लेयर जो होता है प्रमाण पत्र, ठीक है, क्रीमी लेयर रहित यानी कि जिसको कि ओबीसी कहते हैं, नॉन क्रीमी लेयर कहते हैं, एनसीएल कहते हैं, एनसीएल ओबीसी, ये भी आपको जो है आप अगर आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो ये आपको देना होगा। और ये जो है इसमें भी कंडीशन है, ये जो नॉन एनसीएल जो आप बनाइएगा नॉन क्रीमी लेयर का तो इसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है तो इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर है क्या जी कि पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में अंकित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय मूल में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा 1 वर्ष से। यहाँ पर सबसे मेन बात है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, इसको आप लोग जो है ध्यान से देखेंगे कि 1 वर्ष से अधिक पुराने प्रमाण पत्र की स्थिति में ये इतना सूचना प्रमाण पत्र करना होगा, यानी कि इसको जो है ये आपको अलग से विहित प्रपत्र लगाना होगा। और अगर आपका जो है 1 वर्ष के अंदर में बना होगा तब आपको ये लगाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये समझ गए आप। अब आते हैं कहाँ पर, काउंसलिंग के समय उक्त प्रमाण पत्र स्व घोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर अभ्यर्थी का आरक्षण लाभ दे नहीं होगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता, ये ध्यान में रखिएगा कि उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम एवं पता से। यानी कि अगर कोई विवाहित महिला है तो उनका जो जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होगा वो उसके पिता के नाम पर होना चाहिए, ना कि उसके पति के नाम पर। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है यहाँ पर देखिए मुख्य बात मैं आपको बस बता रहा हूँ। अब क्या है कि अभ्यर्थी
द्वारा परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय किए गए दावे के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों का पत्रवार नंबर, ठीक है, ये देख लीजिए। इसके बाद जो है देखिए तिथि निर्गत करने वाले सक्षम प्राधिकारी का पद नाम ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना अनिवार्य है। यानी कि जो है प्रमाण पत्र पर जो उस पर जो उसका पत्रवार नंबर होगा, तारीख होगा, ये सब आपको जो है देना होगा। काउंसलिंग के समय डबल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में ये सब आपको जो है देना होगा, प्रस्तुत करना होगा। और अगर उसमें किसी भी तरह का कोई जो है डिफरेंस पाया जाएगा तो आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पर समर्पित करने की अंतिम तिथि तक निर्गत होना आवश्यक है। यानी कि ये सब जो प्रमाण पत्र का जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सब आपको जो है ऑनलाइन परीक्षा से पहले तक आपको रहना चाहिए। हो सकता है इसमें जो है आपको फॉर्म भरने के लिए जो है इसमें ज़रूरत पड़ सकता है, उसमें भी डॉक्यूमेंट सब ये सब जो है एग्ज़ाम के समय में अपलोड करना पड़ेगा। आपको मैं अभी दिखाऊंगा सब कुछ, ये आप लोग देख लीजिए। अब आते हैं उम्र पर। तो उम्र का बात कीजिएगा तो न्यूनतम उम्र जो है ये 18 वर्ष है। ये जनरल के लिए अनारक्षित वर्ग के पुरुष के लिए है 37 वर्ष, और जो है अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए है कितना, तो 40 वर्ष। फिर जो है बीसी और ईबीसी, ये जो है ओबीसी के लिए है कितना, पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, और जो है एससी एसटी पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष। ये आप लोग देख ही लिए हैं। अब मैं आगे आता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको मैं मुख्य बात बता रहा हूँ। यहाँ पर आप जो है देखिएगा कि फीस का बात कीजिएगा तो सामान्य, इसके बाद जो है ये क्या बोलते हैं पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, ये सभी के लिए, तो ये सभी का बात कीजिएगा तो ये सभी के लिए है कितना, तो 540 रुपया। एससी एसटी का बात कीजिएगा 135 रुपया। दिव्यांगों के लिए बात कीजिएगा तो 135 रुपया। इसके बाद जो है महिलाओं के लिए जो बिहार की है उनके लिए 135 रुपया। बिहार राज्य के बाहर रहने वाले पुरुष महिला के लिए 540 रुपया। बिहार राज्य के बाहर रहने वाले नहीं, सॉरी, बाहर राज्य मतलब बिहार के अन्य राज्य, बिहार को छोड़ के दूसरे राज्य के जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा कि अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन किया जाएगा। यानी कि इसमें जो टैक्स होगा, इसमें जो टैक्स रहेगा तो वो भी आपका जो है 20-30 रुपया 40 रुपया अलग से लिया जाएगा इसमें। मतलब जैसे कि 540 रुपया है तो इसमें 20-30 रुपया आप और भी जोड़ सकते हैं। अब जो है यहाँ पर परीक्षा कैसा होगा, तो परीक्षा का बात कीजिएगा तो परीक्षा जो की प्रकृति ये आपकी जो है वस्तुनिष्ठ रहेगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव रहेगी। यहाँ पर देखिए ये और कंडीशन है कि कह रहा है क्या चीज़, कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कह रहा है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगर 40,000 से कम जो है इसमें आवेदन होगा, जो कि है ही नहीं, वो तो 110% जो है इसमें होगा ही होगा, ठीक है, 40,000 से अधिक ही होगा। तो ये कह रहा है कि प्रारंभिक तो जो है इसमें प्रारंभिक परीक्षा किया जाएगा। और उसके बाद क्या कहा जा रहा है, ये देखिए, अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। यानी कि अगर जो है अधिक हो जाएगा, एक दिन में जो है नहीं लिया जा सकेगा, तो इस वजह से उसका जो है एक से अधिक चरण में भी किया जा सकता है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण, यानी कि जो है समानीकरण का मतलब हो गया क्या चीज़, कि नॉर्मलाइजेशन। यानी कि किसी शिफ्ट का जो है क्वेश्चन अगर मान लीजिए थोड़ा सा जो है टफ हो जाता है, किसी शिफ्ट का क्वेश्चन जो है थोड़ा इजी हो जाता है, तो दोनों को जो अगर जिसका मान लीजिए इजी है तो उसका जो है नंबर जो है जितना आपको, जैसे कि मान लीजिए आपको आया, उदाहरण दे रहा हूँ ये समझिएगा, तो ऐसे कि मान लीजिए आपको आया 400 रुपया, 400 नंबर आया, तो 400 नंबर आया, और किसी का जो है शिफ्ट का क्वेश्चन जो है टफ था, तो उसमें जो है क्या किया जाएगा, तो आपका नंबर जो है इसमें से उस हिसाब से बैलेंस करने के लिए आपका नंबर को कुछ घटा दिया जाएगा, या फिर उसका नंबर जो होता है जिसका टफ है उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो इसी को कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, यानी कि समानीकरण की प्रक्रिया इसको कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा क्या चीज़, कि लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के यहाँ पर देखिए कितना, तो 5 गुना के बराबर, यानी कि जो है 232 था ना, तो 232 को आप 5 से गुना कर दीजिए, यानी कि 5 दूनी 10, 5 से 15, 16, 64 से 1, 5 दूनी 10, 11, 1160 अभ्यर्थी का जो है चयन किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव पहला जो पीटी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बात कीजिएगा क्या चीज़, कि इसमें जो है कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा, तो सब्जेक्ट का बात कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए समान अध्ययन, जिसको कि जीके जीएस कहते हैं, समान विज्ञान एवं गणित, यानी कि साइंस और मैथ रहेगा, और मानसिक क्षमता
जांच यानी कि जो है जिसको कि रीजनिंग कहते हैं। अब यहाँ पर एक और मुख्य बात देखिएगा कि यहाँ पर कुल जो प्रश्न रहेगा, प्रश्न का संख्या आपको रहेगा 150। कुल प्रश्न कितना रहेगा तो वो रहेगा आपको 150। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको जो है 4 नंबर मिलेगा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 नंबर मिलेगा। और गलत एक अगर कीजिएगा तो 1 अंक जो है आपका नेगेटिव रहेगा, यानी कि जो है आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं, सही उत्तर में से 1 नंबर काट लिया जाएगा। अब जो है यहाँ पर बात कीजिएगा क्या चीज़ की, परीक्षा का जो टाइम कितना है, तो परीक्षा का टाइम का बात कीजिएगा तो वो है आपका 2 घंटा 15 मिनट का टाइम है, यानी कि 60 दूनी 120, यानी कि 135 मिनट का जो है आपको टोटल टाइम है। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, एक और जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जिसमें कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि बहुत सारा आप परीक्षा देते होंगे, उसमें देखते होंगे कि अब ये जैसे कि उदाहरण दे रहा हूँ रीजनिंग का, एक उदाहरण के तौर पर समझिएगा आप कि बहुत सारे आप लोग देखते होंगे कि क्या होता है कि ऑप्शन में जो है मान लीजिए दे दिया है मामा, दे दिया है चाचा, दे दिया है, इस तरीके से। अब वहाँ पर जो है इंग्लिश में जो है अंकल होता है, मामा का भी चाचा का भी। तो उस तरीके से जो है अगर किसी तरह का कोई ऑप्शन में जो है आपको 2 गो ऑप्शन आपको लग रहा है कि 2 गो हो जाएगा, या फिर किसी तरह का जो है आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो उसमें जो करेक्ट सही जो माना जाएगा वो अंग्रेजी का प्रश्न जो होगा उसके आधार पर। यानी कि आपको अगर किसी तरह का इस तरह का क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होगा तो आप क्या कीजिएगा, इंग्लिश में जो लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन उसको पढ़िएगा, उस अनुसार जो उसका आंसर सही होगा आप उसको ही चूज कीजिएगा, हिंदी के अनुसार नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। अब जो है यहाँ पर सिलेबस देखिएगा, तो सिलेबस आपका जो इसमें रहता है सामान्य अध्ययन, जीके, जीएस, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये सब आप लोग जानते ही हैं। और आप लोग नहीं जानते हैं जो ये भारत और पड़ोसी देश, ये सब आप लोग जो है अपना देख लीजिएगा। इसको वीडियो को पॉज करके मैं इधर करता स्पीड कर मतलब आगे ऊपर कर देता हूँ, जिनको जो है कन्फ्यूज़न होगा वो जो है आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब यहाँ पर देखिए ये क्या चीज़ है कि क्वालिफाइंग मार्क्स है। यहाँ पर क्या है तो क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स का बात कीजिएगा तो जो जनरल कैटेगरी के उनको 40% चाहिए, जो पिछड़ा वर्ग का उनको 36.50%, जो अत्यंत पिछड़ा के हैं यानी कि एससी के हैं उनके लिए 34, जो एसटी के लिए हैं उनके लिए जो है 32, जो महिला वर्ग के हैं उनके लिए 32, दिव्यांग है अगर तो उनके लिए 32%। अगर आप इससे कम जाते तो ये क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब हो गया क्या चीज़ कि आप जो है इससे कम जाते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना नंबर ले आए तो आपको नौकरी हो गया, नहीं, ये है क्या चीज़ कि आप जो है क्वालिफाई कर जाइएगा। ठीक है। तो लेकिन कट ऑफ इस पर नहीं बनेगा, कट ऑफ जो बनेगा वो आपका मुख्य जो एग्ज़ाम यानी कि इसमें जो अधिक से अधिक नंबर रहेगा उसको उठाया जाएगा। ठीक है। तो ये मत नहीं समझिएगा कि कट ऑफ। ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये आप लोग देख लीजिए कि 15/5/2023 से जो आवेदन पत्र भरना शुरू होगा और ख़त्म होगा 14/6/2023 को। अब जो है यहाँ पर आते हैं क्या चीज़ कि यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक, ये तो हो गया। अब क्या, ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार के सुधार परिवर्तन हेतु आवेदन विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी के नाम ये सब जो है आप लोग अपना जो है ध्यान से प्रमाण पत्र के आधार पर ही कीजिएगा। कैटेगरी ये सब जो है आप लोग ध्यान से कीजिएगा सब कुछ। अब क्या है कि अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय उनके पास सभी वांछित प्रमाण पत्र, ये सबसे मेन है, इसको ध्यान से देखिए कि ये क्या है कि यहाँ पर आपको ये सब जो प्रमाण पत्र जो मैं ऊपर बताया ये सब आपको ऑनलाइन आवेदन भरने के समय लगेगा, तो आपको वो सब रहेगा तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि किसी अभ्यर्थी के परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा और यह अंतिम होगा। एडमिट कार्ड निर्धारित किया जाएगा। ठीक है। जिन्हें आयोग द्वारा यानी कि एडमिट कार्ड जिनका आएगा वही ना आएगा, तो ये तो सिंपल सा बात ही, कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर किसी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत या अपूर्ण सूचना देने अथवा चयन की प्रक्रिया को किसी प्रकार का अनुचित तरीका अपनाकर नियुक्ति प्रभावित करने का प्रयास करने पर अभ्यर्थियों का यानी कि इससे पहले जैसे कि बीएसएससी सीजीएल 3 में जो है क्वेश्चन आउट हो गया था, क्वेश्चन वायरल हो गया था, एग्जाम एक रद्द कर दिया गया, बहुत सारा विवाद हुआ, तो वही सब के बारे में यहाँ पर कह रहा अभ्यर्थी अपना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि अब एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ये सब आपको पूरा जो है सुरक्षित रखना है। इसके बाद क्या है ये समझिए, यहाँ पर मेन बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या है पत्र फोटो सहित की प्रति पास सुरक्षित रखें। किसी परिस्थिति में डुप्लीकेट द्वितीयक रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, प्रवेश पत्र आयोग द्वारा बाद में निर्गत नहीं। यानी कि अगर जो है मान लीजिए आपका जो है आपका नंबर अच्छा आता है, सब कुछ फाइनल हो जाता है, आपका सिलेक्शन जो है ये हो जाता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा तो उस समय में आपका जो वहाँ पर आप
वो सब जो ये एडमिट कार्ड हुआ, ये सब जो है आपका जो जो अभी यहाँ पर है, तो ये सब आपका जो सर्टिफिकेट है, ये सब अगर आप दूसरा दीजिएगा, अगर मान लीजिए आपका एडमिट कार्ड खो गया या फिर किसी तरह का कुछ हो गया, तो आपको दोबारा वो आपको जो है नहीं देगा, सजेक्ट नहीं करेगा, सीधा कोई आपके लिए ऑप्शन नहीं है। तो इसका आप लोग बहुत ही ध्यान रखिएगा, इसको पूरा जो है मुँह के तरह जो है इसको ज़रूर सीरियसली लीजिएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर देखिए, ये क्या है कि विभिन्न परीक्षाओं के दौरान कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा प्रारूप धारण, यानी कि जो है दूसरा कोई जो बैठ जाता है, कतिपय अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक थंब जो है इम्प्रेशन, ये तो रहेगा ही। आइरिस आपका आँख का जो है वो भी, आँख में जो वो आइरिस का जो कैप्चर किया जाता है वो भी रहेगा, तो जिससे कि उसका जो है गलत अभ्यर्थी नहीं बैठ पाए। उम्मीदवारों की अर्हता, आवेदन पत्रों को स्वीकार अस्वीकार करने की चयन प्रक्रिया, ये सब जो है ये सब तो हो ही गया। बस आपका जो है मैं मुख्य बात आपको बता रहा हूँ, और जो है कहीं पर अगर कुछ मुख्य बात नज़र आ रहा मैं देख रहा हूँ, अगर जो है कुछ वैसा ज़रूरी नज़र आएगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। अब तो लग नहीं रहा है कि कुछ वैसा बचा है, तो यानी कि आपका ये हो गया ख़त्म। तो आपको अब क्या करना है, आपको 15 तारीख से आपको फॉर्म भरना है। अगर आप जो है हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। मेरा चैनल अभी नया है तो मुझे जो है थोड़ी सपोर्ट की भी ज़रूरत है। मैं कभी भी नया होने के बावजूद फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ और फालतू का व्यूज़ नहीं पाता हूँ, मतलब जो भी रहेगा सही सटीक जानकारी रहेगा तभी ही दूंगा, नहीं तो वीडियो नहीं बनाऊंगा, चाहे मेरा चैनल का जो भी हो। तो मुझे भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। सब्सक्राइबर से हमें एक भी रुपये नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी जो है एक अच्छा लगता है, तो सपोर्ट ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। किसी भी तरह का आपके मन में सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं जवाब ज़रूर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।